Hello students, so now we are going to start with the models of the atom. तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो आए, इन्होंने अपने बारे में बताया कि एटम के बारे में बहुत अच्छी डिस्कवरीज बताई कि जो एटम है वो क्या है, कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है। स्टूडेंट्स ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना, ये ज़्यादा बहुत चली नहीं है और ये ज़्यादा जो है बहुत सक्सेसफुल भी नहीं हो पाई क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहली थ्योरी थी जो कि दी गई थी एटम से रिलेटेड। इस थ्योरी में बेसिकली था क्या कि जो थ्योरी थी ये हमें जॉन डाल्टन ने दी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये थ्योरी हमें कब दी गई थी? 1808, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास क्या हुआ था कि इस थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशन थी, पर इस थ्योरी का ये फायदा था कि इस थ्योरी ने क्या किया था, हमें एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये चीज़ें ये एक्सप्लेन कर पाई थी थ्योरी। पर इसकी लिमिटेशंस क्या रही? इसकी लिमिटेशंस ये रही थी कि ये हमें ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इलेक्ट्रिकली चार्ज जब हमारे पास सब्सटेंस हो जाता है, अगर आप उसको ग्लास से रब करते हैं सिल्क के साथ, तो हमें क्या दिखता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिकली चार्ज जो हो जाता है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज क्या है? तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डाल्टन जो है वो प्रूव कर ही नहीं पाया, जिसकी वजह से जो थ्योरी है ये डिस्कार्ड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है जे थॉम्सन मॉडल। जे थॉम्सन मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जे थॉम्सन का ये जो मॉडल है स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक प्रिविलेज रहा क्योंकि इसने क्या किया था, इसने अच्छी चीज़ें बताई थी। इट वॉज लाइक उसने कुछ हद तक एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। जे थॉम्सन के अकॉर्डिंग क्या था, उसने बोला था कि जो एटम है हम उसको एज अ वाटरमेलन कंसीडर करें। जैसे हमारे पास ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन का आपने देखा है जो रेडिश पार्ट होता है वाटरमेलन में, वो जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और जो आपके पास ब्लैक जो आपके पास सीड्स होते हैं वो आपके इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि नेगेटिव चार्ज। तो उसने हमें इस चीज़ को समझाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो कैसे एम्बेडेड होंगे। उसने बोला था कि जिस तरह जो हमारे पास वाटरमेलन होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही जो हमारे पास वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होंगे वो एज अ इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेंगे क्योंकि वो हमारे पास एम्बेडेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स की तरह। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें यही आता है कि इसने हमें वाटरमेलन के थ्रू इसको चीज़ को समझाने की कोशिश की कि एक्चुअली में जो है वो हमारे पास इस तरह से एक्ट करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस रही थी जिस वजह से ये जो मॉडल था इट वाज बीइंग डिस्कार्डेड। तो उसका सबसे पहला रीज़न जो था ये डिस्कार्ड इसलिए हुआ था क्योंकि इट वाज नॉट एबल टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है वो शो ही नहीं कर पाया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम होगी वो क्या होगी। एंड मोर ओवर ये हमें जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता है उसको भी नहीं शो कर पाया कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है वो क्यों है। हमें पता है कि जो एटम है दैट इज ओवरऑल न्यूट्रल, तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, इस चीज़ को एक शो ही नहीं कर पाया। इस वजह से ये जो है इसका ये ड्रॉबैक रहा एंड इट वॉज रिजेक्टेड। आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल विच इज़ अ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया था विच इज ऑल्सो नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या किया था रदरफोर्ड ने, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने प्रॉपर सेटअप लिया था जिसके अंदर क्या इसने ऑब्जर्व किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड एक्चुअल में ऐसे नहीं है जैसे हमें थॉम्सन ने बताया था।
उसने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्लियर थ्योरी जो है वो हमें पता चली थी रदरफोर्ड के मॉडल से, पर एक टाइम पर आकर ये भी जो है वो ऑब्वियसली ये भी जो है डिस्कार्ड कर दिया गया था, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई थी। अब स्टूडेंट्स बोहर का जो मॉडल है वो आफ्टर रदरफोर्ड आता है। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ लेते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल था क्या। सो नाउ स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग द रदरफोर्ड मॉडल, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इससे इलेक्ट्रॉन की जो है वो मेन कुछ एलिमेंट्स जो एलिमेंट्री थिंग्स हैं वो इसी मॉडल से हमें पता चली। इस मॉडल को हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर है क्या, देखिए स्टूडेंट्स, हमने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिए हैं, इसको आप मानते हैं कि रेडियो एक्टिव भी है, लेड प्लेट ली है एंड दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट जिसके अंदर गोल्ड फॉयल जो है वो कोइल्ड है इसमें, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो गोल्ड की फॉइल है दैट इज एम्बेडेड इन इट, तो एम्बेडेड भी नहीं कह सकते बट इट इज प्लेस्ड है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया है कि अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके सामने इट इज बीइंग गिवन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी भी रेज हैं जो हमने पास करवाई हैं वो सारी पास कर रही हैं गोल्ड की सरफेस को टकरा कर, ऑलमोस्ट सारी जो है वो पास कर रही हैं। देखिए आपने देखा है इन सारी रेज में से कुछ रेज, कुछ भी नहीं, बहुत एक या दो रे ही ऐसी हैं जो डिफ्लेक्ट कर रही हैं बहुत छोटे एंगल पे, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट रेज ऐसी होंगी जो डिफ्लेक्ट करेंगे नॉर्मल एंगल से। एंड स्टूडेंट्स यू विल बी सरप्राइज टू नो कि फ्रॉम 20,000 एक रे ऐसी होगी जो बिल्कुल बाउंस बैक करके जाएगी, जैसे कि हमने ये वाली रे देखी है। तो आउट ऑफ 20,000 एक रे ऐसी है जो बिल्कुल बाउंस बैक होके जाएगी। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप सोचे किस लेवल की हमने एक्सपेरिमेंटेशन की होगी कि आउट ऑफ 20,000 रेज ही वॉज एबल टू डिटेक्ट दैट हाउ मच रेज आर कमिंग बैक। तो एक रे आउट ऑफ 20,000 में ऐसी थी जो दोबारा हमारे पास जो है डेविएट कर रही थी एट द एंगल ऑफ 180। अब इससे स्टूडेंट्स हमारे पास फर्दर कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। अब वो कंक्लूजन्स हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके अंदर जो हमने लिया था वो हमें पता है थिन गोल्ड फॉइल ली है और हमारे पास सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन है जहाँ पर वो लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो फ्लैश ऑफ लाइट है दैट वाज प्रोड्यूस्ड देयर ओनली। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि स्टूडेंट्स हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सारी जो रेज हैं वो जा रही हैं सिंपली, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एटम में बहुत सारी स्पेस प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से वो सिंपली जा रही है, डेविएशन नहीं हो रही है ना स्टूडेंट्स। और सेकंड रिजल्ट हमने क्या निकाला कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स हमने देखा है कि डिफ्लेक्ट हुई है। तो ऑब्वियसली अब डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्ट कैसी होगी कोई चीज़, वहाँ रिपल्शन हुई होगी। रिपल्शन मतलब कि एक दूसरे को दूर करना, एक दूसरे का ऑपोजिट करना। तो हमारे पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा एटम में कहीं ना कहीं, तो जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही होगी। और ये भी हम मान सकते हैं कि इतनी सारी जगह में से सिर्फ बहुत एक या दो रेज ही डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड होगा, पर बहुत स्मॉल पार्ट में कंसंट्रेटेड होगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस जो होंगी वो रदरफोर्ड की, तो हमने देखा है कि दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि हमें पता ही है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। इससे हमें ये चीज़ का कहीं ना कहीं आइडिया लग गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्चुअल में जो कंक्लूजन्स जो
रदरफोर्ड ने दिए थे वो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है एटम के पास, ठीक है, और वो कंसंट्रेटेड है पर वो बहुत स्मॉल रीजन में है। और उसने उस पोर्शन को क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस का नेम दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो उसके अराउंड सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड है और वो सर्कुलर मोशन में सराउंड कर रहे हैं, इसलिए हमने उस पाथ को क्या बोला है, ऑर्बिट्स। तो हमारे पास क्या है, उसने जो रदरफोर्ड ने इसको ऐसे बताया कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने सोलर सिस्टम को ले लीजिए। सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो सन है आपने देखा है उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस दे आर फर्दर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी आर डन विद द रदरफोर्ड मॉडल। अब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं रदरफोर्ड मॉडल की भी लिमिटेशंस थी। अब इसके अंदर रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस हमारे पास यही आती हैं कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अकाउंट नहीं कर पाया था। और स्टूडेंट्स इसकी एक दो और भी बहुत सारी लिमिटेशंस, सबसे पहले तो हमारे पास यही आती है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, इलेक्ट्रोन्यूट्रिटरी प्रिंसिपल्स वगैरह, जो ऑब्वियसली हमें डाल्टन भी प्रूव नहीं कर पाया था कि व्हाट वर द रीजंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही था कि उसने ये नहीं बताया था हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसने हमें ये नहीं बताया था। और उसने हमें इनकी जो एनर्जीज हैं उनके बारे में भी अकाउंट नहीं किया था कि व्हाट आर द एक्चुअली एनर्जीज ऑफ इट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से ये डिस्कार्ड किया गया। उसके बाद हमारे पास आया था हमारा बोहर्स का मॉडल। स्टूडेंट्स बोहर्स का जो मॉडल था इट वॉज समहाउ गुड मॉडल, क्योंकि इससे हमें बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, बट इसको हम फर्दर बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। So for seeing my next video, do like, share and subscribe my channel and also don't forget to hit the bell icon. So अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं so please make sure that you subscribe my channel. Thank you and आगे इसकी हम पूरी फर्दर स्टडीज जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thank you students and have a wonderful day.